इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक की बात करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू द माइनर्स। अब माइनर से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि माइनर का गार्डियन कौन होता है, क्या माइनर डिफरेंट सिचुएशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो मेक श्योर कि टॉपिक को बिल्कुल मिस ना करना। और लास्ट वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट द जॉइंट अकाउंट्स, वी टॉक्ड अबाउट द इंडिविजुअल्स, वी टॉक्ड अबाउट द माइनर एज वेल, वी टॉक्ड अबाउट द एचएफ एज वेल। तो लास्ट वीडियो को जरूर गो थ्रू करना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सभी वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो सिंपली लिखो प्रमोशंस और साथ में इसको व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स टू यू। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राइट, सो इट्स अबाउट द माइनर। तो माइनर की जो लीगल एज ऑफ मेच्योरिटी है वो तो हमें पता ही है कि लीगल एज ऑफ मेच्योरिटी इज बेसिकली 18 ईयर्स। जो भी पर्सन बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज है वो माइनर है। राइट, एंड अगर माइनर चाहे तो वो अपॉइंट कर सकता है एंड माइनॉरिटी कंटिन्यू हो सकती है टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स। यानी कि अगर माइनर इज अपॉइंटेड अ गार्डियन बाय कोर्ट, कोर्ट अगर गार्डियन अपॉइंट करती है किसी माइनर को लेकर के तो उस पर्सन की माइनॉरिटी 21 ईयर्स तक चलती है। राइट, एंड बैंक्स को इंडियन मेजोरिटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि क्या एक माइनर अपना अकाउंट ओपन कर सकता है? यस, माइनर अपना सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट भी इवन ओपन कर सकता है अगर माइनर की जो उम्र है वो 10 साल या उससे ज्यादा है। इफ इट इज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 ईयर्स तो डेफिनेटली अपना सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकता है। होना क्या चाहिए कि वो पर्सन एक लिटरेट पर्सन हो चाहिए। ठीक है, द पर्सन मस्ट बी लिटरेट, कि वो सिग्नेचर करना जानता हो तो वो डेफिनेटली अपना सेल्फ अकाउंट ओपन कर सकता है। राइट, इसके अलावा अगर माइनर की उम्र मान लो कि 10 साल से कम भी है तो भी डेफिनेटली अकाउंट ओपन हो सकता है। आप नेचुरल गार्डियन के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो। इट कैन बी मदर, इट कैन बी फादर। राइट, एंड इवन अगर फादर इज कैपेबल तब भी मदर जो है वो एक नेचुरल गार्डियन बन सकते हैं। अब गार्डियन की डेफिनेशन में ना 3 गार्डियन होते हैं बेसिकली। ठीक है, यानी कि माइनर के केस में इफ वी टॉक अबाउट द गार्डियंस, तो गार्डियंस होते हैं 3 तरह के। कौन कौन सी टाइप है? एक गार्डियन होते हैं नेचुरल गार्डियन, जैसे पेरेंट्स जिनको हम कहते हैं ना। ठीक है, मदर फादर आता है इसमें, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर नहीं आते हैं, तो नेचुरल गार्डियन होते हैं। दूसरी कैटेगरी है लीगल गार्डियन की, यानी कि अगर लेट्स से गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर कोर्ट ने अपॉइंट किया है तो उसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी लीगल गार्डियन। और थर्ड है अगर विल के थ्रू, पेरेंट्स के विल के थ्रू अगर कोई गार्डियन अपॉइंट किया गया है तो उसको हम कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। राइट, वी से टू बी टेस्टामेंट्री गार्डियन उनको बोला जाता है। राइट, अब देखो माइनर के अकाउंट के ना कुछ एक कानून होते हैं। पहली चीज है कि माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एज सच एंटर नहीं कर सकता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कहा गया कि आप इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ कर सकते हो, एंडोर्स कर सकते हो, एंडोर्सी बन सकते हो, लेकिन अदरवाइज माइनर किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता, किसी भी तरह का लोन नहीं ले सकता, करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, मॉर्गेज नहीं कर सकता, कोई चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकता, या फिर आप एक पर्टिकुलर बियॉन्ड बैलेंस के बियॉन्ड आप एक चेक को ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन माइनर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, गिफ्ट को रिसीव कर सकता है, कैन बी इन अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द प्रॉफिट बेसिस पर्पसेस। राइट, एंड इट शुड बी ऑपरेटेबल। इफ सेल्फ ऑपरेट तब होगा अगर उम्र जो है वो 10 साल या उससे ज्यादा। लेकिन हाँ, एक चीज और है, अगर अकाउंट सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है, इफ द अकाउंट इज सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, देन नो नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। ठीक है, फिर नॉमिनेशन अवेलेबल नहीं रहेगी, ध्यान रखना है। अगर गार्डियन के थ्रू ऑपरेटेड है देखो फिर नॉमिनेशन रहेगी, अदरवाइज नॉमिनेशन इज नॉट अवेलेबल। राइट, एंड माइनर एंड गार्डियन का ज्वाइंट अकाउंट जो होता है, राइट, उसके बारे में माइनर को ऐड कर सकते हो। तो वहां पर क्या रहेगा? गार्डियन ऑपरेट करेगा सिर्फ और सिर्फ अकाउंट को। राइट, एंड दैट इज द ओनली सिनेरियो जब 18 साल की उम्र होगी तो अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा। माइनर बैंक में विजिट करेगा जो मेजर बना अभी, एंड वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाएगा, केवाईसी करवाएगा, एंड दैट वुड बी इट। राइट, ये सिंपल सा सिनेरियो होता है। एंड माइनर जो है वो फर्स्ट होल्डर भी बन सकता है, गार्डियन ऑपरेट करेगा एफडी में। ठीक है, फर्स्ट होल्डर बन सकता है, यानी कि आप माइनर के नाम पर एफडी बना सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट अकाउंट जो आपका गार्डियन होगा ना, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है फैमिली में, लेट्स से मदर फादर है और एफडी जो है वो है बच्चे के नाम पर, तो सबसे ज्यादा इनकम जिसकी है फैमिली में, उस इनकम के साथ उसे शामिल किया जाएगा इंटरेस्ट इनकम को। राइट, क्या माइनर को लोन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। एक ना सिनेरियो बताता हूं। हुआ क्या कि एक माइनर है यहां पर एम, राइट,
और पर्सन एक रेप्यूटेबल आपका कस्टमर है ब्रांच का, तो माइनर पर्सन पहुंचा बैंक में, बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। अब वहां पर पर्सन ए भी आ गया एंड कहता है जी मैं अपनी ना गारंटी दे देता हूँ, ठीक है, मैं अपनी गारंटी दे देता हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है, कोई बात नहीं जी आप इसको लोन दे दो, राइट। अब बैंक ने इस पर्सन की बातों में आके लोन दे दिया पर्सन एम को। अब पर्सन एम ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट। अब इसने तो पैसे वापस नहीं करे, तो बैंक अब क्या करे, बैंक अब मरता क्या ना करता, बैंक चला गया गारंटर के पास कि भाई पैसे तुम दो, तो गारंटर ने भी पैसे नहीं दिए, बैंक ने कर दिया केस फाइल, ठीक है, लेकिन केस साथ के साथ रद्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट कहती है भाई आप माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, और अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो दैट विल बी वॉइड अब इनिशियो, उसको शुरू से ही खारिज माना जाएगा। ना लोन दे सकते हो, ना क्रेडिट कार्ड, ना गारंटी, ना कोबोरोर, ना ओवरड्राफ्ट, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, क्या माइनर को नॉमिनी अलॉट कर सकते हो? यस, माइनर नॉमिनी बन सकता है, माइनर को नॉमिनी बन सकता है, लेकिन साथ में गार्डियन का नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। भाई सेटलमेंट किसके साथ करोगे? सेटलमेंट गार्डियन के साथ होगी, ठीक है। मनी किसको दी जाएगी? लेट्स से पर्सन ए ने अपने अकाउंट में नॉमिनी डाल दिया पर्सन एम को, जो कि एक माइनर है। तो अब भाई पर्सन ए की डेथ हो गई, तो पैसा किसको जाएगा? माइनर को तो जाएगा नहीं, माइनर का जो गार्डियन का नाम साथ में रिकॉर्ड करा था, राइट, उस पर्सन को ये पैसा दिया जाएगा बैंक को वैलिड डिस्चार्ज देने के लिए। क्लियर है चीज? राइट, क्लियर है ये वाली। और इन केस लेट से अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, यहां पर है पर्सन एम और इनका अंडर गार्डियन है ये पर्सन जी के, जी पर्सन गार्डियन है इस पर्सन एम के, राइट। और ये जी पर्सन ऑफ हो जाते हैं, पर्सन जी की डेथ हो गई, राइट। अब उस सिनेरियो में क्या रहेगा? उस सिनेरियो में सबसे पहली चीज की जाएगी कि जो अकाउंट है उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, अकाउंट विल बी फ्रीज फ्रोजन, और नया गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा फैमिली के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, ठीक है। फैमिली या जो कोर्ट है वो एक नया गार्डियन जो है वो अपॉइंट करेगी, उसके बाद नए गार्डियन का केवाईसी होगा, डेक्लेरेशन दी जाएगी, प्रूफ स्टैब्लिश करना पड़ेगा रिलेटेड टू गार्डियनशिप, और फिर अकाउंट ऑपरेट होगा, राइट। एंड माइनर ऑपरेट नहीं कर पाएगा अकाउंट को, सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट नहीं बन पाएगा, ठीक है, जब तक वो 10 साल से ज्यादा का नहीं हो जाता। इट कैन नॉट बी डन एट ऑल। सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट 10 या उससे ज्यादा की उम्र में हो सकता है। अगर माइनर के केवाईसी के बारे में बात करें तो आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, एड्रेस प्रूफ जो है वो गार्डियन का आप एक्सेप्ट कर सकते हो, फोटो आईडी कार्ड, इवन स्कूल आईडी भी चल जाती है, राइट। अब माइनर के इन केस लेट से कुछ एक राइट्स रहते हैं। क्या राइट रहते हैं? अगर माइनर जो है वो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, उसके केस में उनके अधिकार हैं कि भाई वो अपने फंड्स को जब 18 साल के हो जाएंगे तो उनके ऊपर अपना अधिकार व्यक्त कर सकते हैं, राइट, कि उनका राइट है, ठीक है, ये चीज होती है। एंड अगर मान लो कि जो अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, जैसे मैंने आपको ये वाला केस बताया था ना ऊपर, अकाउंट होल्डर है वो उसकी डेथ हो जाती है एंड नॉमिनी जो पर्सन है वो माइनर है, तो उसके केस में क्या किया जाएगा, जो गार्डियन है उनको पैसा दिया जाएगा। एंड इनकेस मान लो गार्डियन की भी डेथ हो चुकी है और माइनर यहां पर नॉमिनी है, तो कोर्ट के द्वारा जो नया गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा ना उनको पैसा दिया जाएगा, राइट। एंड इन केस अगर एचएफ की बात करें तो एचएफ के केस में माइनर हो सकता है क्या? यस, माइनर कैन बी को पार्टनर। उसके केस में, एचएफ के केस में, लास्ट वीडियो में वी कवर्ड अबाउट द एचएफ, राइट, तो एचएफ के केस में भी माइनर हो सकता है, यस, माइनर कैन बी देयर, और माइनर क्या एक्ट करेगा? को पार्टनर डायरेक्ट करेगा, एंड डेफिनेटली उनके बिहाफ पर गार्डियन जो होगा वो सिग्नेचर करेगा। माइनर लेकिन कभी करता नहीं बन सकता एचएफ के केस में, राइट। अच्छा, उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू, अब यहां पर हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। माइनर कॉन्ट्रैक्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पावर है माइनर के पास? नो, माइनर के पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पावर नहीं है। माइनर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को करता है उसे वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा, शुरू से खारिज माना जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज रिलेटेड टू नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि अगर आप नेसेसिटीज ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुछ सप्लाई करते हो उनको, तो उसके केस में माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जब वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली उसे लीगली आप आगे अब्सॉर्ब कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, अदरवाइज नॉट, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू माइनर अकाउंट ओपनिंग रूल, मिनिमम एज कितनी चाहिए? 10 साल की चाहिए। लिटरेसी रिक्वायरमेंट है, यस, लिटरेसी रिक्वायरमेंट इज देयर। जॉइंट अकाउंट्स ऑफ 2 माइनर्स, इज इट अलाउड? यस, इट इज इवन अलाउड। दो अगर माइनर हैं एंड इफ दे आर फ्रॉम सेम फैमिली, अगर वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड बोथ लिटरेट, दोनों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, दोनों सिग्नेचर
करते हो तो उसके केस में डेफिनेटली दे कैन ओपन द जॉइंट माइनर अकाउंट, वो ऑपरेट कर सकते हैं। एंड टाइप ऑफ गार्डियन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सबसे पहली टाइप है दैट्स अ नेचुरल गार्डियन, जो फादर मदर हो गए, एंड टेस्टामेंट्री गार्डियन दैट्स बेसिकली अपॉइंटेड थ्रू द विल, एंड लीगल गार्डियन जो कोर्ट के दौरान अपॉइंट किए जाते हैं उनको लीगल गार्डियन कहते हैं। एंड माइनॉरिटी के दौरान अगर अकाउंट ऑपरेशन करना है तो गार्डियन ऑपरेट करेंगे। लेट्स से अगर सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट नहीं है, माइनर के साथ अकाउंट ओपन किया गया है तो माइनर तो वहां पर गार्डियन अकाउंट को ऑपरेट करेंगे इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी। इवन लेट्स से एक एफडी है अगर, और माइनर के नाम पर एफडी है, एंड अंडर गार्डियन है यहाँ पर पर्सन जी, राइट, और ये जी पर्सन कहते हैं कि भाई हमें डिमांड लोन दे दो इस एफडी के ऊपर, राइट, तो वो बैंक ले सकता है डिमांड लोन, लेकिन बैंक एक अंडरटेकिंग लेगा। किससे लेगा? गार्डियन से एक अंडरटेकिंग लेगा कि भाई ये जो पैसा है ना डिमांड लोन का, डेट इज टू बी यूज फॉर वेलफेयर या फिर फॉर लुकिंग आफ्टर द वार्ड ओनली, ठीक है, जो माइनर उसकी लुक आफ्टर करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करना है वो अंडरटेकिंग ली जाएगी। एंड देन इट्स रिलेटेड टू ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, क्या आएगा? अकाउंट को कंटिन्यूटी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, नए सिग्नेचर्स लोगे आप, आइडेंटिटी प्रूफ मांगोगे, एंड इंडिपेंडेंटली फिर जो माइनर है वो अकाउंट को ऑपरेट कर पाएगा, और यहां पर गार्डियन के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है कंटिन्यूटी टू माइनर करने के लिए। इन केस अगर माइनर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके केस में क्या होगा? जो लीगल हेयर्स होंगे उनको पैसा दे दिया जाएगा, एंड अगर जॉइंट अकाउंट है उसके केस में सर्वाइवरशिप क्लॉज लग जाएगी और गार्डियन को पैसा दे दिया जाएगा। कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दे सकते, किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकते, डेट्स नॉट अलाउड। गारंटी भी अगर दी जाती है तो वो भी उससे भी इनवैलिड माना जाता है, तो आप कोई भी लाइबिलिटी रेज नहीं कर सकते। एंड अगर हम माइनर की बात करें अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो माइनर इंस्ट्रूमेंट जो है उसको ड्रॉ कर सकता है, चेक को ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, एंडोर्सी भी बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर लाइबिलिटी खुद के ऊपर नहीं रहेगी। इफ यू रिमेंबर, लेट्स से पर्सन ए ने चेक को एंडोर्स किया टू द पर्सन बी ने एंडोर्स किया टू द पर्सन एम माइनर, फिर पर्सन एम ने कर दिया एंडोर्स टू द पर्सन सी, एंड पर्सन सी ने दिया पर्सन डी को। डी ने जब चेक लगाया तो हो गया डिसऑनर, डी ने कह दिया मैं सभी के ऊपर केस करूंगा, डी ने ये बोल दिया, लेकिन डी माइनर के ऊपर केस नहीं कर पाएगा क्योंकि माइनर सभी पार्टीज को बाइंड कर सकता है एक्सेप्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट, खुद को बाइंड नहीं करेगा, बाकी सभी पार्टीज को बाइंड कर सकता है, दैट कैन बी डन। एंड फर्दर क्या बिल एक्सेप्ट किए जा सकते हैं माइनर के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स वैलिड होंगे, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोज आर एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, वो वैलिड रहेंगे, लेकिन बाकी सभी पार्टीज लायबल रहेंगी, वो खुद को लायबल नहीं बना सकता, एंड माइनर को स्यू नहीं किया जा सकता रिकवरी के पर्पस के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट्स रिलेटेड टू माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म। नाउ सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि माइनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो सकता है, बट टू गेट द बेनिफिट्स एडमिसिबल टू गेट द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, राइट। और लेट्स से यहां पर एक पार्टनरशिप फर्म है ए बी एंड सी, ये पार्टनर्स हैं, और यहां पर एम को ऐड किया गया, तो एम इज एक्चुअली नॉट द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इसको हम ऐड कर सकते हैं फॉर सो एज टू टेक द प्रॉफिट शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म, राइट। एंड जो उसका शेयर होगा सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटीज की रहेगी, मेन पार्टनर्स यहां पर फिर भी जो है वो पर्सन ए बी एंड सी ही रहेंगे, यानी कि पार्टनर्स तो तीन ही है अभी भी, ए बी एंड सी ही हैं, राइट। लेकिन एम के पास कुछ एक अधिकार रहेंगे, एम जो है वो बैंक में जा सकता है एंड बोल सकता है कि अकाउंट स्टेटमेंट मुझे गो थ्रू करनी है, वो मुझे दिखाओ। लेकिन क्या ये जो एम है ये चेक को काउंटर मांड कर सकता है, स्टॉप पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कर सकता है? कैन यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो सिंपल सा आंसर है स्टॉप पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये नहीं कर सकता, ये चेक को बंद नहीं कर सकता कि भाई चेक क्यों इशू किया गया। प्रॉफिट्स में एडमिसिबल है, लेकिन इसको यहां पर सिर्फ प्रॉफिट्स का है, और लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी रहेगी, जो इसका शेयर है उस पर्टिकुलर प्रॉफिट में पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ उतनी इसके ऊपर मैक्सिमम लाइबिलिटी रहेगी, नॉट मोर देन दैट, राइट। एंड मोर ओवर जब ये माइनर की एज जो है मेच्योरिटी की हो जाएगी, लेट्स से माइनर को ऐड किया गया था एट द एज ऑफ 13, ठीक है, 13 ईयर्स की एज में इसको ऐड कर लिया गया था पार्टनरशिप फर्म में। अब इस माइनर की एज हो गई है 18 साल की, राइट। अब माइनर के पास दो चीजें हैं, या तो भाई ये कहे कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, यस आई वांट टू बी अ पार्टनर, या फिर ये कहेगा नो आई डोंट वांट टू बी अ पार्टनर। तो दो ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है, राइट। या तीसरी चीज है कि ये साइलेंट रहता है, भाई कुछ बोलता ही नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये मेजोरिटी अटेन करता है ना 18 साल की, उसके बाद इसके पास 6 महीने का टाइम पीरियड होता है कि भाई ये कुछ बोले,
कि मैं पार्टनरशिप में फर्म में बना रहना चाहता हूं या नहीं करना चाहता उसको, या साइलेंट रहना चाहता हूं। 3 चीजें हो गई, राइट। 6 महीने की विंडो है, इसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अब यहां पर अगर पर्सन कहता है कि मैं यहां पर पार्टनर बने रहना चाहता हूं, राइट, तो उसके केस में क्या कहा जाएगा? उसके केस में माना जाएगा कि भाई अगर इसने माना, राइट, अगर इसने मान लिया कि पार्टनर बना रहना चाहता है, तो उसके केस में जब से ये एडमिट हुआ था टू द पार्टनरशिप फर्म, तब से इसकी लायबिलिटी इस पार्टनरशिप फर्म में ऐड ऑन हो जाएगी। जो भी कामकाज किए गए हैं तब से लेकर के अब तक के जो भी कामकाज थे, जब तक इसने पब्लिक नोटिस दिया, सभी के लिए इसकी लायबिलिटी बनी रहेगी, जो भी कामकाज पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किए गए हैं, राइट। और इन केस अगर ये साइलेंट रहता है, यानी कि बोल देता कि मैं नहीं पार्टनर बना रहना चाहता, राइट, या फिर पार्ट ये कुछ भी, या फिर नो ही बोल देता है, तो इन दोनों सिनेरियोज में अप टू द डेट ऑफ द नोटिस, जब इसने नो बोल दिया, या फिर 6 months अप टू आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी व्हाटसोएवर इज लेटर ऑन, राइट, तब तक इसकी लायबिलिटी रहेगी इसके एक्ट के लिए। उसके बाद इसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहने वाली है टुवर्ड द पार्टनरशिप एक्ट, राइट। पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म उसके बाद जो मर्जी करे, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। पिछले जो कामकाज किए गए थे उसके लिए इसकी लायबिलिटी है, लेकिन आगे आने वाली चीजों के लिए इसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी, इसके शेयर की कोई भी लायबिलिटी आगे के लिए नहीं रहेगी, राइट। सो एज आई टोल्ड यू, अगर माइनर ऑप्ट करता है कि भाई पार्टनर बना रहना चाहता है, तो उसकी पूरी की पूरी लायबिलिटी रहेगी। जो भी कामकाज जब तक इसके माइनर एज अ माइनर इसको ऐड ऑन किया गया था, तो इसकी पूरी की पूरी लायबिलिटी उन चीजों के लिए बनी रहेगी। दैट्स अ फर्स्ट केस। एंड फिर बात आती है कि माइनर एंड स्टॉप पेमेंट अथॉरिटी, तो कोई अथॉरिटी नहीं है इसके पास स्टॉप पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को करवाने के लिए। एज आई टोल्ड यू, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। लेट्स से पर्सन ए ने बी सी है, और ए ने एक इंस्ट्रूमेंट यहां पर इशू कर दिया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया। अब पर्सन बी एंड सी के पास अथॉरिटी है कि ये चाहे तो चेक की स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं, लेकिन पर्सन एम जो है इसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि ये जाके स्टॉप पेमेंट करवा दे इंस्ट्रूमेंट की। दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल, वो चीज अलाउड ही नहीं है यहां पर माइनर को, राइट। सो दैट्स द केस। हाँ, ये बैंक में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले सकता है, वो चीज इनको अलाउड है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अगर आप लेना चाहते हो तो वो ले लो, लेकिन आपको ये अलाउड नहीं है कि आप काउंटरमांड कर दो पेमेंट को, ठीक है, वो चीज अलाउड नहीं है। अब माइनर का स्टेटमेंट का अलाउड है, एंड फॉर द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चाहिए रहेगी जब स्टेटमेंट देनी है बैंक वालों ने, लेकिन स्टेटमेंट दे सकते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो कि मैडम उनको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दे रही है, दैट इज बेसिकली अलाउड, वो चीज यहां पर अलाउड है। अच्छा, माइनर क्या एजेंट बन सकता है? काइंडली प्लीज कमेंट अपॉन दैट। सो सिंपल सा फंडा है, देखो, माइनर को एजेंट की तरह आप एक्ट करवा सकते हो। यस, इट इज एक्चुअली अलाउड, ये चीज परमिसिबल है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अगर समझें तो एज एन एजेंट इसको अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन माइनर कभी प्रिंसिपल नहीं बन सकता, बिकॉज माइनर कैन नॉट बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, उसको बाउंड नहीं किया जा सकता। माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन उसको पर्सनली लायबल नहीं माना जाएगा फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, राइट, उसको लायबल नहीं मान सकते हैं। अब माइनर को क्यों अलाउ किया गया कि वो एजेंट बन सकता है? बिकॉज एजेंट को किस तरह की कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं चाहिए। एजेंट सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। यानी कि ये प्रिंसिपल पर्सन है जिसने एजेंट को अपॉइंट किया, अब इसने अपॉइंट कर दिया पर्सन एम को, माइनर जो कि यहां पर एक माइनर है उसको अपॉइंट कर दिया। अब माइनर ने कोई एक्ट किया किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो यहां पर ये सिर्फ एक मिड पार्टी है जो यहां पर एक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में, डेट्स इट, और कोई चीज नहीं है, राइट। डेट्स वाई माइनर जो है वो एजेंट बन सकता है, यस, एजेंसी इज बीइंग अलाउड, लेकिन ये प्रिंसिपल नहीं बन सकता, राइट। सो माइनर सिर्फ रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, माइनर मैसेज को कन्वे करता है और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैसेज को और टास्क को परफॉर्म करता है, और प्रिंसिपल जो होगा वो पूरी तरह लायबल रहता है माइनर के एक्ट के लिए। माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, राइट। दैट इज दैट थिंग अलाउड? दैट एब्सोल्युटली टू करेक्ट। एंड मोर ओवर, क्या पावर ऑफ अटर्नी दी जा सकती है? क्या पावर ऑफ अटर्नी जो है वो माइनर को दी जा सकती है? कैन दैट बी गिवन टू द माइनर? नो, दैट कैन नॉट बी गिवन, वो अलाउड नहीं है। अल्दो लीगली माइनर देखो एजेंट बन सकता है, लेकिन बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं माइनर को एज अ प्रिंसिपल। अगर आप पावर ऑफ अटर्नी होल्डर की बात करो, बिकॉज पावर ऑफ अटर्नी जो है वो एक फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करता है। चाहे जो लीगली जो है वो माइनर एजेंट बन सकता है, लेकिन बैंक्स एक्सेप्ट नहीं करते, बैंक्स डू नॉट एक्सेप्ट द सेम, राइट। पावर ऑफ अटर्नी क्योंकि एक फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करता है, उसके लिए कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी चाहिए, और माइनर जो होते हैं वो हाई रिस्क अथॉरिटी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड माइनर जो है वो एक इवन मैंडेट होल्डर भी नहीं बन सकते अकाउंट ऑपरेशन के लिए। लेट्स से पर्सन ए जो है, जो एक
मेजर पर्सन है, अब वो एक मैंडेट दे देते हैं भाई, मैंडेट होता है ना एक इंफॉर्मेशन, मैंडेट दे दिया किसको, बैंक को दे दिया कि भाई ये माइनर जो पर्सन है ना ये अकाउंट को ऑपरेट करेगा, तो बैंक्स एक्सेप्ट करेंगे नहीं, राइट, कि ये माइनर किसी और का अकाउंट ओपन ऑपरेट कर लेगा, ठीक है, या चेक साइन कर देगा किसी कस्टमर के बिहाफ पर, या फिर डिजिटल बैंकिंग को असेस कर लेगा किसी के बिहाफ पर। जो माइनर है वो तो सिर्फ एक मैसेंजर की तरह एक्ट कर सकता है, पासबुक कैरी कर ले, चेकबुक को डिलीवर कर दिया, रिसीव कर लिया पासबुक को, डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर लिया, लेकिन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए द पर्सन इज नॉट रेडी एट ऑल ना, सो दैट्स नॉट इवन अलाउड, राइट। फिर इन केस अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है फिर क्या होएगा, या तो सक्सेसर गार्डियन होगा, कोर्ट अपॉइंट करेगी या लीगल हायरार्की बताएगी कि अगला गार्डियन कौन है, राइट, और फ्रेश मैंडेट उसके बाद चाहिए रहेगा, ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको बताई है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या गार्डियन नॉमिनेशन कर सकता है? यस, गार्डियन नॉमिनेशन कर सकता है। माइनर नॉमिनेशन कर सकता है? नो, माइनर नॉमिनी नहीं कर सकता, लेकिन गार्डियन जो है वो नॉमिनेशन कर सकता है, ठीक है जी। एंड नेचुरल गार्डियन कौन होगा? नेचुरल गार्डियन डेट विल बी मदर और फादर, ठीक है, डेट विल बी मदर और फादर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मैरिड हिंदू गर्ल, तो गार्डियनशिप किसके पास रहेगी? प्राइमरी गार्डियन वुड बी द हस्बैंड इफ ही इज मेजर, ठीक है, प्राइमरी गार्डियनशिप किसके पास रहेगी? हस्बैंड के पास रहेगी। सेकेंडरी गार्डियन, अगर मान लो हस्बैंड भी माइनर है, अगर मैरिड हिंदू गर्ल है एंड इफ शी इज अ माइनर, अगर वो माइनर है लड़की, ठीक है, तो उसके केस में प्राइमरी कौन रहेगा? हस्बैंड, जो कि मेजर है, 18 या उससे ज्यादा उम्र का है। लेकिन अगर सेकेंडरी की बात करें, अगर हस्बैंड खुद माइनर है, तो जो फादर इन लॉ है उसके केस में जो फादर इन लॉ है वो रहेंगे। एंड टर्सरी कौन रहेगा? उसके बाद मदर इन लॉ जो है वो गार्डियन रहेंगे। एंड फर्दर अगर विडोड हिंदू गर्ल है, ठीक है, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और विडोड हिंदू गर्ल माइनर है, माइनर है, तो जो गार्डियन रहे होंगे, ठीक है, वो हस्बैंड की फैमिली का गार्डियनशिप हायरार्की जो होगी वो फॉलो की जाए, यानी कि हस्बैंड के जो गार्डियन होंगे वो हायरार्की जो होगी वो फॉलो की जाएगी। एंड फर्दर इफ माइनर विद स्टेप फादर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी मदर रहेंगे, सेकंड प्रायोरिटी वुड बी द बायोलॉजिकल फादर, बायोलॉजिकल फादर रहेंगे उसके पास, जो इन केस ऑफ द स्टेप फादर, राइट। एंड इन केस ऑफ माइनर विद द स्टेप मदर, इन दैट सिनेरियो फादर जो रहेंगे दैट विल बी द नेचुरल गार्डियन, फादर वुड बी द नेचुरल गार्डियन अगर स्टेप मदर है, एंड उसके बाद जो बायोलॉजिकल मदर है, ठीक है, जिनसे उनका बेसिकली नाता टूटा है फादर का, नेचुरल फादर का, नेचुरल गार्डियन का, वो मदर जो होंगी दैट विल बी द सेकेंडरी प्रायोरिटी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मुस्लिम माइनर, तो क्या रहेगी? मुस्लिम माइनर के केस में प्राइमरी जो नेचुरल गार्डियन है दैट विल बी फादर, उसके बाद फादर की विल के जो एग्जीक्यूटर हैं वो रहेंगे। एंड फॉर द नॉट मदर, मदर जो है वो नेचुरल गार्डियन नहीं है अंडर द मुस्लिम लॉ, राइट, दैट इज नॉट द नेचुरल गार्डियन, ठीक है। फादर रहेंगे, फादर के बाद फादर के विल के एग्जीक्यूटर, बट मदर नहीं रहते हैं नेचुरल गार्डियन, या ग्रैंड फादर हो सकते हैं, ठीक है, जो पैटर्नल ग्रैंड फादर होते हैं वो हो सकते हैं गार्डियन, बट नॉट मदर, राइट। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम कुछ और अकाउंट टाइप्स हैं उनको फॉलो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर प्रमोशन के कंप्लीट अपडेट चाहिए तो सिंपली लिखो प्रमोशंस, क्या लिखना है? प्रमोशंस लिखना है, और व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल, थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।